सभी को नमस्कार। माई सेल्फ रेखाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ, पीजी कॉलेज बीकानेर। हम बात कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का लास्ट चैप्टर के बारे में, या ये कहें कि लास्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 69 के बारे में। अभी तक हमने देखा फर्म क्या है, साझेदारी, पार्टनरशिप। अब बात आ रही है रजिस्ट्रेशन की, कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ऐच्छिक है। क्या फर्म का पंजीकरण करने इसके कुछ लाभ है या कुछ नुकसान है, या फर्म का रजिस्टर न भी करवाया जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम बात करेंगे कि फर्म का पंजीयन से, यानी कि रजिस्टर्ड से मीनिंग क्या है। सामान्य भाषा हम देखें कि यदि हम किसी वस्तु को, किसी भी सामान को खरीदते हैं और एक चालान या एक रसीद शुल्क प्राप्त कर लेते हैं उस सामान के नाम से या अपने नाम से, तो वो क्या हो जाती है, चीज़ रजिस्टर्ड कहलाती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब इस वस्तु पर हमारा हक है। तो वैसी ही बात क्या है, पार्टनरशिप के बारे में है। तो पार्टनरशिप क्या कह रहा है कि साझेदारी फर्म के पंजीयन से मीनिंग क्या हो गया कि फर्मों के जो रजिस्ट्रार, पंजीयन कौन करेगा, कोई ना कोई जो अधिकारी होता है। हमेशा यदि हम कोई भी कार्य करते, रजिस्टर्ड क्या करते हैं, तो रजिस्टर्ड का एक ऑफिस है प्रशासनिक विभाग का, कि वहाँ पर वह एनरोल हो रही है चीज़। जैसे कॉलेज में आप आते हैं तो कॉलेज में आपको एनरोल किया जाता है रोल नंबर के हिसाब से, कभी उसकी स्लिप के हिसाब से, एडमिशन की स्लिप के हिसाब से। तो किसी न किसी से आपको एनरोल करके रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। वैसे ही बात क्या आ रही है, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास भी क्या हो, जैसे ये रजिस्टर किसके पास होगी, फर्म तो बन चुकी है, फर्म का निर्माण हो चुका है पार्टनर के द्वारा, उसका उद्देश्य डिसाइड हो चुका है। तो फर्म के रजिस्ट्रार जो पंजीयन है वो कौन करेगा, तो फर्मों का एक रजिस्ट्रार होता है, उसके पास क्या करवाया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई कौन से रजिस्ट्रार के पास है। रजिस्ट्रार तो भाई बहुत से हैं, सब क्षेत्र में अलग अलग हैं। तो फर्म का पंजीयन कौन सा, जहाँ पर फर्म है उस जो लोकेलिटी के अंतर्गत, उस जुडिक्शन के अंतर्गत जो फर्मों का जो रजिस्ट्रार है उसके पास ही करवाया जाएगा। क्योंकि हम लॉ के व्यक्ति हैं, तो लॉ में कहा जहाँ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिस व्यक्ति को अधिकार दिया गया है वही वह कार्य कर सकता है। क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करने से क्या होगा, उस व्यक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो किस में कार्य करना है, अल्ट्रा वायरस कार्य नहीं करना है। जिस क्षेत्राधिकार का जो रजिस्ट्रार है उसके पास हम क्या करेंगे, फर्मों का पंजीयन करवाएंगे। अब फर्मों का रजिस्ट्रार भी कौन नियुक्त करेगा, तो राज्य सरकार द्वारा भी इनकी नियुक्ति की जाती है। अब बात कर रहे हैं पंजीयन की, तो दो क्वेश्चन हमेशा अराइज होते हैं। एक तो कोई कार्य करना अनिवार्य है या एक कार्य करना ऑप्शनल है, यानी कि कंपल्सरी और ऑप्शनल। जैसे अपने सब्जेक्ट होते हैं वैसे हम क्या बना ले, धारणा बना ले, एक राउंड गोले के अंदर हम डिसाइड कर ले फर्म का रजिस्ट्रेशन, दो एरो बना लिए कि कंपल्सरी है या ऑप्शनल है, यानी कि अनिवार्य है या ऐच्छिक है। तो हम बात करें यदि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, तो इसको क्या बताया गया, ऑप्शनल बताया गया, ऐच्छिक बताया गया है, इसको अनिवार्य बताया नहीं गया है। यह कहाँ बताती है भाई, कौन सी धारा है, लॉ के व्यक्ति तो धारा से बात करेंगे कि कौन सी धारा यह बता रही है कि इसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है। तो सेक्शन 58 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का बता रहा है कि पंजीकरण आवश्यक नहीं है, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी। तो यह बात होगी सेक्शन 58 के अंतर्गत। अब क्या बात आ रही है, टाइम की बात आ रही है। पहले रजिस्ट्रेशन की बात आई, अब कंपल्सरी है क्या नहीं है, तो सेक्शन 58 के बारे में हो गया। अब बात आती है टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस समय रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। क्या जैसे ही फर्म का निर्माण हुआ वैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, या मिड में भी करवा सकते हैं, या विघटन से पूर्व भी करवा सकते हैं। तो कब करवा सकते हैं, तो कभी भी क्या किया जा सकता है, फर्म का पंजीयन करवाया जा सकता है सेक्शन 58 के अंतर्गत। एक नई फर्म ही नहीं बल्कि जो विद्यमान फर्म भी, जो अभी तक, एक तो है कि नई फर्म बनी है तो उसमें रजिस्ट्रेशन अपने दिमाग में रहता है कंसेप्ट
कि उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन जो फर्म बन चुकी है अभी विद्यमान में नई नहीं है, तो वह भी क्या करा सकती है, पंजीयन करवा सकती है। इवन देन मैं यह भी बता दूं कि जब आपको लगता है कि फर्म के जो पार्टनर है उन्होंने क्या कर लिया, डिसोल्यूशन का यानी कि उसके विघटन का क्या कर लिया, कंसेप्ट एक प्रपोजल तैयार कर लिया है, तब भी वे क्या करते हैं, फर्म का पंजीयन करवा सकते हैं। ये किस लिए आवश्यक है कि फर्म का पंजीयन कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि मेन मुख्य कारण क्या है, यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तो फर्म क्या कर सकती है, कोर्ट में अपना सूट दायर नहीं कर सकती है। तो जिसको कोर्ट में क्या करना है, वाद दायर करना है, कोई सूट दायर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले उसको पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा, तभी वो कोर्ट में किसी भी प्रकार का क्लेम मांग सकती है, नहीं तो ऐसा कोई भी क्लेम नहीं होगा। यह बताया गया सेक्शन 68 का क्लोज कौन सा, 1 के बारे में। पंजीयन कभी भी करवा सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। ये तो क्या हो गया सेक्शन 58 के बारे में। पंजीयन का जो टाइम है, क्या आप क्या कर डिसोल्यूशन से पूर्व भी करवा सकते हैं फर्म का पंजीयन, लेकिन कब, न्यायालय में जब वाद प्रस्तुत हो रहा हो उससे पहले पहले उसका पंजीयन, ये नहीं कि न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया अब फर्म का पंजीयन करवा सकते हैं, नहीं, क्योंकि जब तक कि फर्म का पंजीयन नहीं होगा, फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी, तब तक आप न्यायालय में वाद दायर करने के हकदार नहीं हैं। तो ये इसलिए दिया गई है थोड़ी, जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कि सभी को रेमेडी मिले, सभी को उपचार मिले, उसको मान के क्या किया गया है कि कभी भी अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हैं फर्म, तो उसके अधिकार बने रहेंगे। अब ये कि फर्म के पंजीयन के, अब यदि आपने रजिस्टर्ड करवाया गया है, अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है, तो भी आपको पंजीयन वापस से करवाना पड़ेगा। जैसे अभी फर्म का नाम आपने चेंज कर लिया है कुछ उसके अंतर्गत, या फर्म का स्थान चेंज हो गया है, फर्म में साझेदार नए बन गए हैं, तो किसी भी प्रकार का क्या है, परिवर्तन हुआ है, तो उसकी तुरंत सूचना देनी होगी, उसमें परिवर्तन करवाना होगा। लेकिन अब यहाँ पर निबंधन क्या थी, आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो गया है, फिर आप क्या करें, उस परिवर्तन की सूचना नहीं दे रहे हो, तो फर्म क्या मानी जाएगी, अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी। और अनरजिस्टर्ड मानने पर क्या लॉस होता है कि वह किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है। तो बात क्या हो गई कि आपको किसी भी सूरत में जो एट प्रेजेंट की स्थिति है उसमें क्या करना है, फर्म की जो एट प्रेजेंट स्थिति क्या है उसकी सूचना आपको देनी, तुरंत देनी पड़ेगी। यानी कि समय समय पर जो भी बदलाव होता है, जो भी मॉडिफिकेशन है, अल्टरनेशन होता है, उसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी फर्म के जो भी रजिस्ट्रार करा है रजिस्टर्ड को, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो फर्म अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो धारा 60 से लेकर 63 तक के अंतर्गत ये जो शेड्यूल बताया गया है कि परिवर्तन के संदर्भ के बारे में। तो क्लियर हो गई स्थिति अपने कि रजिस्ट्रेशन क्या करना है, भी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसके पास करवाएंगे, कौन अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रार को, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या कंपलसरी नहीं है। तो हमने देख लिया सेक्शन 58 में कि कंपलसरी नहीं है। अब भाई किस समय पंजीकरण करवा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम है क्या, नहीं भाई पर्टिकुलर टाइम नहीं, आप कभी भी करवा सकते हैं। आप तभी करवाने का फ़ायदा क्या है, प्लस पॉइंट यानी कि प्रॉफिट क्या है, आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, नहीं तो आप कोर्ट में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। अब ये स्थिति कि भाई चेंज करवा लिया, हम तो सूचना देना भूल गए, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, तो उसको क्षम्य माना नहीं जाएगा। क्या करना पड़ेगा, यदि आपने जो भी उसका परिवर्तन किया है और उसकी सूचना नहीं दी है न्यायालय में, तो फर्म क्या कर सकती है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती, उसका जो अधिकार है वो लैप्स यहाँ पर हो जाएगा। ये धारा 60 से लेके 63 तक की ये बात क्लियर हो गई है। अब हम कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करना है फर्म का, तो प्रोसीजर क्या कहलाएगी फर्म की, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में हम देखते हैं। फर्म के पंजीयन की जो विधि है, जो भी लॉ है वो इजी है। कुछ जो दिए हुए हैं फॉर्मेलिटीज़ है, या जो भी कुछ जो कागज़ डॉक्यूमेंट है उनको पूरा करना है। तो धारा 58 और 59 में इसकी विधि का वर्णन किया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, उसमें क्या आपको सूचनाएं देनी है, किस तरह से उसका एजेंट होगा या उसकी रसीद होगी, इस तरह की सारी फॉर्मेलिटीज है जो पूरा करने पर रजिस्टर फर्म क्या हो जाएगी,
रजिस्टर्ड हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, यदि कोई भी कार्य करते हैं तो एक जो फॉर्म होता है वो फिलअप करना होता है। इसमें सामान्य जो जानकारी है वह हम देंगे कि साझेदार का पंजीयन, निर्धारित प्रार्थना पत्र लेंगे और वो प्रार्थना पत्र लगभग जो कार्यालय है जो रजिस्ट्रार का वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ से उपलब्ध करने पर क्या कर लेंगे, हमने फॉर्म प्राप्त कर लिया। अब फॉर्म सेकंड नंबर क्या कहता है कि फॉर्म में आपको क्या विवरण देना है। अब फॉर्म प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन है, जो आवश्यक फॉर्मेलिटी जो पूछी जा रही है, जैसे कि फॉर्म का नाम क्या है, तो फॉर्म का जब हम नाम सेलेक्ट करें तो हमें क्या करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि फॉर्म का नाम किसी भी प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूनसिपल, स्टेट, कोऑपरेटिव या रॉयल या यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, या डब्ल्यूएचओ के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे राज्य या कोई भी केंद्र सरकार के संरक्षण का आभास होता है। यानी कि शब्द ऐसे होने चाहिए जो पर्टिकुलर आपके पर्सनल व्यक्तित्व को बात करे और न कि किसी सरकार का सहारा ले रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात किसकी होगी, फर्म की बात होगी, फर्म के नेम के बारे में। अब दूसरी बात आती है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका मुख्य स्थान क्या है, पहले इसका कहाँ पर आपका व्यापार होगा। थर्ड नंबर पर आएगी कि भाई एक ही, कभी कभी क्या है कि एक हेड है, मेन ब्रांच है, तो अलग अलग जो सब डिविजनल ब्रांच है वो कहाँ पर चलाई जाएगी, तो उनके पहले इसका है कि वो कौन से स्थान पर होगी। तो अन्य स्थानों के नाम भी होने चाहिए जहाँ पर फर्म का व्यवसाय चलाया जाएगा। फिर कि प्रत्येक साझेदार जो पार्टनर है, पार्टनर से मिलकर ही क्या होता है, फर्म का निर्माण होता है। तो इवन देन जो भी साझेदार जब भी सम्मिलित हुआ हो उसके शामिल होने की तिथि का उल्लेख किया जाएगा कि ये पार्टनर इस तारीख को, फला फला तारीख को इसके अंतर्गत फर्म में शामिल हुआ है, तो इसकी पूरी जानकारी देनी है। फिर पार्टनर जो शामिल हुआ है उसका पूरा नाम, उसका पता, उसके बारे में जो भी जानकारी है वह इसके अंतर्गत देनी है। उसके बाद फर्म की कार्यविधि, ड्यूरेशन, जो हमने सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के बारे में, यानी कि एक तो इच्छाधीन साझेदारी पढ़ी थी और एक विशिष्ट साझेदारी, यानी कि साझेदारी का जो फर्म का टाइमिंग क्या है, किसी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए फर्म का निर्माण किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि दो व्यक्ति हैं, दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, किसके लिए, एक मकान के निर्माण के लिए। जैसे ही मकान का निर्माण हो गया तो क्या हो गया, उनका जो भी साझेदारी की गई थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो किस प्रकार की साझेदारी है वह भी इसके अंतर्गत उसका उल्लेख किया जाना होगा। तो फॉर्म ले लिया, फॉर्म को फिलअप कर दिया। अब क्या करना है, जो भी पार्टनर है उनके क्या करना है, सिग्नेचर करवाना है। तो लॉ के व्यक्ति तो पता है कि जब तक किसी कागज़ पे सिग्नेचर न हो उस व्यक्ति के, तब तक वह वैलिड नहीं होता। कि भाई ये विवरण तो कोई भी लिख सकता है लेकिन सिग्नेचर से क्या होगा, वो ऑथेंटिक हो जाएगा कि यह बात लिखी गई है और वह इस बात के लिए लाइबल है। तो साझेदारों के क्या करवा लिए, सिग्नेचर करवा लेंगे। तो पंजीयन करने के स्तर पर क्या हो गया, प्रार्थना पत्र पर जो भी साझेदार है या उसके जो भी अधिकृत जो एजेंट है वो क्या उसके हस्ताक्षर करवा लेंगे और हस्ताक्षरों का अटेस्टेड भी उसको करवा लेंगे, जिससे कि पुख्ता एकदम सबूत आपके पास आ जाए। ये बात बता रहा है सेक्शन 58 के अंतर्गत। तो फॉर्म हो गया, फिलअप हो गया, जानकारी हो गई, सिग्नेचर हो गए। अब अगले में क्या होगा कि आपने सिग्नेचर कर दिए तो क्या होगी, किसी भी आपको रजिस्टर्ड करवाते हैं तो शुल्क या फीस उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो जो भी एप्लीकेशन है, तो जो रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स है उसकी सौंपने से पूर्व क्या करेंगे, आप निश्चित शुल्क जमा करवा के एक रसीद भी ले लेंगे और रसीद को क्या कर देंगे, उस फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे कि हमने जो आवश्यक शुल्क है उसका भुगतान कर दिया गया है। अब आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, उसको डिपॉजिट करवाना कहाँ पर भाई, पंजीयन के कार्यालय में जहाँ से हमने लिया था वहाँ से हम क्या कर देंगे, पूरा फिलअप होने के बाद फॉर्म के पंजी के पास जमा करवाना चाहिए जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड होता है। अब जो पंजीयक क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार है वह क्या करेगा, जो फॉर्म उसको दिया गया है फिलअप करके उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, निरीक्षण करेगा कि सही बातें, सभी बातें उसको सही लगेगी, सटीक लगेगी, तभी वो क्या करेगा, आगे कार्रवाई करेगा। तो निरीक्षण करेगा और विशेष रूप से क्या छानबीन करेगा कि जो भी शर्तें हैं रजिस्टर की, उन शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं है। यह बात बताती है सेक्शन 59 के अंतर्गत। 58 में क्या हो गया, कार्यालय में जमा करवा दिया गया उसका। 59 में रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, अभी ऑब्जर्वेशन कर रहा है।
और 59 के अंतर्गत ही क्या करा है कि यदि वो यदि लगता है उसको रजिस्ट्रार को कोई एप्लीकेशन में क्या है कोई भी फॉल्ट है या लगता है कि सभी शर्तों को पूरा कर दिया गया है, तो लिखे फॉर्म के नामों को फॉर्म के रजिस्टर में लिख लेगा और प्रार्थना पत्र को क्या कर देगा, फाइल में लगा के कार्रवाई संपूर्ण कर देगा। यदि त्रुटि रहित पाता यानी कि किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, तो क्या कर देगा, उसको फाइल में लगा देगा। अब उसके बाद क्या होगा, प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा कि जो फर्मों के रजिस्टर में फर्म का नाम लिख दिया जाएगा और इस आशय का एक प्रमाण पत्र जो भी सर्टिफिकेट है जिसने भी रजिस्ट्रेशन की क्या की थी, प्रार्थना की थी, एप्लीकेशन लिखी थी, उसको दे दिया जाएगा। और इससे जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस पर फर्मों के रजिस्ट्रार जो इनके जो रजिस्ट्रार है उसके हस्ताक्षर होने आवश्यक। कोई भी अन्य व्यक्ति या उसका जो सहायक असिस्टेंट है वह सिग्नेचर कर नहीं सकता। जो पंजीयक है, जो रजिस्ट्रार है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो वही बंदा क्या कर सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर सकता है। तो ये सारी प्रोसेस इसके बारे में हो गई। रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे एक फर्म का रजिस्टर्ड होगा, हम अगली क्लास में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके न करवाने से रजिस्ट्रेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तब तक के लिए थैंक यू।